आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का ये भाग 3 है। चैप्टर 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर 3 में क्या पढ़ रहे थे, ये चैप्टर 3 पढ़ रहे थे भौगोलिक खोज के बारे में कि आखिर भौगोलिक खोज कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। कौन कौन देश में कौन कौन से नाविक पहुंचे, कैसे खोज हुआ और उसका कारण भी समझ लिए थे। अब इसका समझेंगे परिणाम, मतलब भौगोलिक खोज का क्या क्या परिणाम हुआ, कैसे भौगोलिक खोज होने के बाद दुनिया में क्या क्या आखिर परिवर्तन है, कौन कौन से देश थे जो आगे थे ये सब खोज करने में और अपना उपनिवेश स्थापित करने में। ऐसा क्या था कि इंग्लैंड वाले थे यानी अंग्रेज थे, वो भारत को अपना उपनिवेश बना लिए, भारत पर आकर अपना सत्ता जमा लिए। भारत के साथ साथ अमेरिका पर भी सत्ता जमाए और वो चीन में भी पहुंच गए थे, इंडोनेशिया और बाकी अन्य देशों में पहुंचकर अपना उपनिवेश कैसे स्थापित कर लेते थे, इसका कारण क्या था। और बाकी पुर्तगाल, स्पेन वाले लोग, ये लोग भी तो आगे थे ना, ये लोग भी खोज किए थे, लेकिन ये उतना विस्तृत क्यों नहीं हो पाए, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर पहले देश समझ लेते हैं कौन कौन सा देश है। ये तो पता ही है, ये सब महादेश का नाम लिखा गया, अफ्रीका और एशिया, यूरोप। अब देखिए इसमें से छोटे जो, देखिए ये वाला देश इटली है, इटली। देखिए जिसका जिसका महत्वपूर्ण योगदान है बस उसी देश का इसमें नाम देखेंगे। ये कौन सा देश है, ये आगे है जो पुर्तगाल है, और उसके बाद ये है स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है। अब देखिए ये बना दिया गया बस ऐसे ही मैप, ये मत समझिएगा कि ऐसे मैप बना है, बस समझने के लिए आपको समझ में आ जाए इसीलिए। आप समझिए कि सबसे नाविक आगे किस देश के नाविक आगे थे जो यहाँ पर खोज कर रहे थे, किस देश के नाविक आगे थे, स्पेन और पुर्तगाल के। क्यों नाविक आगे थे, और देखिए स्पेन और पुर्तगाल के सहायता से ही ये लोग क्यों जा रहे थे, क्योंकि पुर्तगाल के जो राजा थे हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने क्या किया था, पहले तो ये जो नाविक थे उनका सहयोग करते थे, पैसा देकर जैसे भी करके सहयोग। साथ में इन्होंने एक स्कूल ओपन करवाया था। क्या करवाया था, एक स्कूल ओपन करवाया था। किसने, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने एक स्कूल ओपन करवाया था। उस स्कूल में क्या था, ये जो कोलंबस जो अमेरिका पहुंचा था, ये ट्रेनिंग कहाँ से लिया था, इनको ट्रेनिंग दिया जाता था उस स्कूल में। हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग देने के एक स्कूल ओपन करवाया। कौन सा, नाविकों को ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे कैसे समुद्र में जाया जाता है, तूफान कैसे आता है, समुद्र में मैनेज कैसे किया जाता है, खाना पानी ये सब कैसे अपने आप को बचाया रखा जा सकता है, दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, हर एक बात इस स्कूल में पढ़ाया गया, उनको समझाया गया। जो कोलंबस निकला था यहाँ से, और कोलंबस, एक और बात समझिए, कोलंबस जो था वो इटली का था। एक बात समझिएगा, कोलंबस इटली का था। स्पेन की महारानी इसाबेला की सहायता से ये इधर पहुंचा था। इसाबेला ने उसको पैसा दिया था, लेकिन इसाबेला की सहायता से यहाँ पर देखिए स्पेन की महारानी के बारे में भी लिख लेते हैं, इसाबेला। अब देखिए ये जो यहाँ का जो नाविक था, इटली का नाविक कोलंबस जो था, इसने अमेरिका खोज किया था, ये तो आपको पता है। तो ये इटली का नाविक ये अमेरिका का खोज किया। तो ये पुर्तगाल में सबसे पहले जो हेनरी द नेविगेटर ने स्कूल खुलवाया था, स्कूल ओपन करवाया था, उसमें ये बढ़िया से समझा इसके बारे में। कौन, कोलंबस, बहुत बढ़िया समझा कि आखिर कैसे यात्रा किया जाता है, कैसे जाया जाता है, क्या सब कुछ प्रॉपर तरीका समझ गया। उसके बाद स्पेन की महारानी इसाबेला ने इसकी मदद किया, किसका, कोलंबस का। और कोलंबस ने क्या किया, तब जाकर ये खोज किया किसका, नई दुनिया यानी अमेरिका का। ऐसे तो निकला था भारत को खोज करने के लिए, लेकिन ये खोज किसका कर दिया, ये अमेरिका का खोज कर दिया। अब देखिए ये 12 अक्टूबर 1492 को खोज किया था अमेरिका का, 12 अक्टूबर 1492 को। और 12 अक्टूबर को ही स्पेन में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। क्यों राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, क्योंकि यहीं के महारानी की सहायता से गया था ना ये कोलंबस गया था। कहां पर, कोलंबस, ये अमेरिका पहुंचा था। कहां पर, अमेरिका, और एक नई दुनिया का खोज किया था। क्योंकि इससे पहले यहाँ यूरोप वालों को अमेरिका के बारे में बिल्कुल पता नहीं था।
ऐसे यूरोप वालों को भारत के बारे में तो पहले पता था, लेकिन समुद्री रास्ता नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं पता था, इसीलिए नई दुनिया का जब कोलंबस ने खोज किया, तो जिस दिन खोज किया था उसी दिन राष्ट्रीय अवकाश स्पेन में घोषित किया गया, यहाँ के महारानी द्वारा, इसाबेला द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। स्कूल ओपन करवाया था हेनरी द नेविगेटर। बहुत सारे नाविकों ने प्रशिक्षण यहाँ से लिया, और प्रशिक्षण लेने के बाद क्या किए, नए नए देशों को खोज किए, और नए नए व्यापारिक जो देश थे। और देखिए, खोज करने का मेन एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना। खोज करने का एक मेन उद्देश्य क्या होता था, व्यापार करना। अब देखिए, जब यहाँ पर स्पेन पुर्तगाल के नाविक खोज करने लगे, व्यापार होने लगा, तब फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले, ये सब भी इनके पीछे पीछे लग गए। पहले नहीं ये नाव उतारे थे, ध्यान रखिएगा, पहले नाव ये समुद्र में नहीं उतारे थे। जब देख लिए कि खोज कर दिया तो इनके पीछे पीछे लग गए। अच्छा, भारत का खोज हुआ तो भारत में पहुंच गए। अब देखिए, एक और बात समझिए, हेनरी द नेविगेटर ने जो स्कूल स्थापना करवाया था, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सारे नाविक निकल कर अलग अलग जगहों पर जाते थे। तो यहाँ पर जो खोज हुआ था केप ऑफ गुड होप का, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पर हेनरी द नेविगेटर ने अपने नाविकों को भेजा, और यहाँ पर बहुत सारे सोना चांदी, ये सब यहाँ से सोना चांदी और भी वस्तु है, साथ में दास समझते हैं, लोगों को पहले क्या किया जाता था, जीवन भर के लिए किसी को खरीद लिया जाता था। मान लीजिए किसी को कोई भी इंसान हो, उसको 10,000 20,000 में खरीद लिया जाता था जीवन भर के लिए। बस वो अब जो खरीदा है, अब उसी के यहाँ वो काम करेगा, तो जीवन भर के लिए। ऐसे नॉर्मली अभी नौकर रखे जाते हैं, तो हर महीना सैलरी उसको दिया जाता है, कि अगर मान लीजिए हर महीना अगर सैलरी देना बंद कर देंगे, नौकर काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। दास का मतलब ये होता था कि उसको जीवन भर के लिए खरीद लिए, एगो फिक्स अमाउंट, एगो फिक्स पैसा दे दिए, और जीवन भर के लिए खरीद लिए। तो देखिए, तो यहाँ से लोगों को पकड़ कर, दासों को यहाँ से खरीद कर दास को, और अपने यहाँ लेकर जा भारी काम करवाते थे। ये सब क्या भारी काम करवाते, भारी काम करवाने का मतलब सामान जो भी उतारना होता था, लादना होता था, और मतलब अनलिमिटेड काम, कोई लिमिट नहीं होता था। 24 घंटा है ना, 24 घंटे में कुछ घंटा खाना पीना और सोने के लिए देते थे, नहीं तो पूरा मतलब 12 14 15 घंटा तक एकदम काम करवाते थे, जानवरों की तरह। जानवर जैसे जानवरों से काम करवाया जाता है ना, ठीक वैसे ही ये लोग काम करवाते थे। किससे, ये इंसानों से। देखिए, ऐसे जानवरों से तो भी एक लिमिट मात्रा में काम करवाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जानवरों पर बहुत सारा अत्याचार करते हैं, और देखिए जानवर को जानवर की तरह एकदम पूरा यूज करते हैं, हाँ एकदम 15 घंटा 16 घंटा काम करवाते हैं। ठीक वैसे ही इंसानों के साथ हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका भौगोलिक खोजों के परिणाम समझना। परिणाम में आपको प्रभाव भी आ जाता है, प्रभाव भी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है कि भौगोलिक खोज के प्रभाव क्या हुए। तब देखिए, प्रभाव समझना है तो चलिए ये पहले समझना पड़ेगा। ये सबसे पहला प्रभाव, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ बहुत तेजी से, क्योंकि इसका उद्देश्य एक ही था कि व्यापार का विकास हो। और व्यापार वाणिज्य का विकास ऐसे हुआ कि अब देखिए, ये सब निकल कर पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड वाले, ये फ्रांस वाले, यही सब थे, ये सब निकल कर अलग अलग जगहों पर जाने लगे। ये अमेरिका पहुंचने लगे। सबसे पहले टारगेट किए थे अमेरिका, अफ्रीका, 2 जगहों को इस सब दौड़ कर एकदम होड़ मच गया। जैसे लूट मचता है ना, कि लूट मच गया, एकदम सामान फ्री रखा हुआ है, लूट लो जो। ये सब निकल कर अमेरिका पहुंचने लगे। फिर यहाँ से ये सब ये यहाँ से दक्षिण अफ्रीका पहुंचने लगे। ये भारत अभी नहीं आ रहे थे, क्योंकि भारत बहुत दूर था ना, 3-4 महीना आने में ही लग जाता था। तो ये भारत अभी नहीं आ रहे थे, मतलब उतने ज्यादा मात्रा में अभी नहीं आ रहे थे। तब इनको होड़ लग गया, और व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। यहाँ से सामान खरीद कर लेकर यहाँ पर बेचते थे यूरोप के बाजारों में, और यूरोप के बाजार से सामान खरीद कर, मान लीजिए यहाँ से नाव लेकर निकले, तो खाली नाव तो लेकर निकलेंगे नहीं, ये भर कर इधर से सामान लेकर जाते थे, और इधर से भर कर सामान इधर लेकर जाते थे। मतलब इन लोगों का सबसे आगे यूरोप वाले थे व्यापार करने में। तो बताइए धनी कौन होंगे, ये यूरोप वाले। धीरे धीरे ये क्या होने लगे, ये धनी होने लगे। देखिए, पहले से इनके पास इतना धन की मात्रा नहीं, सोना चांदी की मात्रा था ही नहीं इनके पास में, लेकिन जब से ये व्यापार करने लगे, सारे जगहों का सामान लूट कर कहां पर पहुंचाने लगे, अपने यूरोप में। अब देखिए क्या हुआ, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। देखिए, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली, लेकिन जब से ये व्यापार में तेजी आया, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं, व्यापारी कहते थे कि हमको सोना या चांदी के मुद्रा में हमको मतलब हमको कीमत दो इसका। कोई भी सामान मान लीजिए खरीद कर लेकर गए, कोई भी चाय खरीद कर लेकर गए, या कुछ भी खरीद कर लेकर, मसाले लेकर गए, तो देखिए मसाला तो ऐसे भारत से लेकर जाते थे, तो ये कुछ भी खरीद कर लेकर, तो बोल रहे थे कि हमको सोना या चांदी के मुद्रा दो उधर से, हम इसके बदले सामान नहीं लेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलेगा, हमको सोना या चांदी का क्या दो, मुद्रा दो। तो सोना या चांदी का मुद्रा, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से सोना या चांदी का मुद्रा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कुछ सामान लेकर गए अमेरिका में, और यहाँ से सोना और चांदी का मुद्रा
लेने लगे, जहां से भी तो मुद्रा का प्रचलन बहुत तेज हो गया। अब सब देश के जो लोग थे वो क्या करने लगे, मुद्रा से ही अपना व्यापार करने लगे। जैसे सोना और चांदी का मुद्रा क्या हुआ, बढ़ गया। सोना और चांदी का मुद्रा का प्रचलन क्या हुआ, बढ़ गया, उनसे ज्यादा व्यापार होने लगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात करें हम लोग तो कोरोना आया था ना, कोरोना अभी भी है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन है। तो कोरोना क्या था, कोरोना आने से पहले ऑनलाइन बहुत कम सामान लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे, बहुत कम सामान है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम लोग कर रहे थे, या ऑनलाइन पर बहुत कम लोग थे, सभी लोग ऑफलाइन पे ज़्यादा निर्भर थे। यही कोरोना आया तो सभी लोग किस पर हो गए, ऑनलाइन। लोगों को ये क्या हो गया, ये लोगों का जरूरत बन गया, जो ऑनलाइन है वो लोगों की जरूरत बन गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड वाले जब ये सब व्यापार करने लगे तो बहुत भारी मात्रा में सामान लेकर जाते थे ना, तो बहुत भारी मात्रा में सामान लेकर जाते थे, तो उसके बदले सोना या चांदी की मुद्राएं दीजिए हमको। तो ये मुद्रा का प्रचलन क्या हुआ, बहुत तेजी से विकास हो गया। जैसे ऑनलाइन का प्रचलन हो गया ना, वैसे ही मुद्रा का प्रचलन हो गया। क्यों, क्योंकि ये नया खोज होने लगे। उसके बाद व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। व्यापारिक नगर का विकास, अब देखिए व्यापारिक नगर कौन कौन पहले थे। पहले इटली से व्यापार होता था, इटली के वेनिस और भी 2-4 गो शहर थे, इटली में ही सभी व्यापारी इधर से, मान लीजिए यूरोप वाले सभी व्यापारी इधर पहुंचते थे, एशिया वाले सभी व्यापारी इधर इटली में पहुंचते थे और यहीं से अपना लेन देन होता था। जैसे सब्जी मंडी देखे हैं, सब्जी मंडी हो गया या गेहूं का मंडी हो गया, या कोई बड़ा सा बाजार होता है, होता है ना, जगह निर्धारित कर दिया जाता है ना, ये बाजार है और यहीं से सामान खरीदना है, बेचना है, सभी को यहीं से सामान खरीदना है, बेचना, और दूसरे जगह से कोई सामान खरीदेगा बेचेगा नहीं। ऐसे थोड़ा सा बीच रास्ते में जा रहे हैं और व्यापारी इधर से आ रहा है और बीच रास्ते में सामान खरीद, नहीं, कोई बाजार होता है। ठीक वैसे ही पहले था कि इटली में ही सब व्यापार लगता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये नए व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष होने लगा। अब देखिए पुर्तगाल का नाविक सामान लेकर इटली में ले जाकर पहुंचेगा, कि पुर्तगाली में चाहेगा बेचना, या स्पेन में या इंग्लैंड में चाहेगा बेचना, इंग्लैंड के व्यापारी इंग्लैंड में चाहेंगे। तो नए व्यापारिक जो नगर है, जैसे पेरिस, लंदन, देखिए जैसे पेरिस, लंदन, ये नए यहाँ पर देखिए लिखने की जगह भी नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। नए नगर में पेरिस, लंदन, लिस्बन, ये नए जो व्यापारिक नगर थे, इसका उत्कर्ष होने लगा और सभी व्यापारी इसी नगरों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। यहीं से खरीदेंगे और यहीं से लेकर, देखिए मान लीजिए यहाँ से सामान उठा लिए ना, अब इस नगर में लेकर जाएंगे और यहीं से बेचेंगे, और अलग अलग जगह पर छोटे छोटे व्यापारी अपना सामान क्या करेंगे, यहाँ से खरीद कर और यूरोप के बाजारों में फैलाएंगे। अब जो यहाँ से खरीद कर लेकर आया है वो खुदरा में थोड़े बेचेगा, वो थोक में यहाँ से बेच देगा, और ये अलग अलग छोटे छोटे व्यापारी अपना ले जा कर क्या करेंगे, बेचेंगे। तो नए व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष हुआ, नए व्यापारिक नगर बनने लगे। पुराने, अब इटली का जो व्यापारिक नगर था, वेनिस, ये सब छोटे छोटे, ये अब उतना इसका महत्व नहीं रह गया, इसका महत्व अब घटने लगा। आगे बढ़ते हैं। नई व्यापारिक शक्तियों का उदय हुआ। नई व्यापारिक शक्तियों का पहले जो था इटली का ही सब एकाधिकार था व्यापार पर, इटली, क्योंकि रोमन साम्राज्य था, इससे पहले रोमन साम्राज्य था, पूरा फैला हुआ था। ये रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे भी होंगे कि ये पूरा रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य का ही चारों तरफ व्यापारी सब चीज इधर उधर सब यहीं पर घूमते थे। लेकिन अब क्या हुआ, नए शक्तियों का, जैसे पुर्तगाल वाले, स्पेन वाले, फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले, ये सब व्यापार करने लगे। अब इन लोगों को व्यापार में अब ये नए शक्ति बनकर उभरने लगे। अब नए शक्ति कौन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड वाली, ये सब नए शक्ति बनकर उभरने लगे। आगे बढ़ते हैं। बहुमूल्य धातुओं का आयात, आपको पहले बताया था यूरोप में बहुमूल्य धातु की कमी थी, सोना चांदी की कमी थी। ये क्या करते थे, ये तो इसको हेनरी नेविगेटर को बताया था कि यहाँ पर पहुंचा, ये अपने भेजा अपने नाविकों को और यहाँ से सोना चांदी उठवा लिया। दक्षिण अफ्रीका है, इसका मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पर सोना चांदी नहीं होगा। और ये बहुमूल्य धातु कहाँ से, ये अमेरिका से ही बहुमूल्य धातु उठाने लगे। क्या करने लगे, बहुमूल्य धातु। अब बहुमूल्य धातु कैसे ये लोग लेने लगे, जो भी सामान यहाँ पर लेकर जाते थे ना, खरीदते भी थे तो, और जो सामान इधर से बेचते भी थे ना, तो यहाँ से जो सोना और चांदी की मुद्राएं होती थी वो लेते थे। और एक बात, यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे, और उपनिवेश स्थापित करने के बाद यहाँ से फ्री में सब सामान लेकर जाते थे। जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये अलग अलग देशों जहाँ देखते थे ना, अधिक मात्रा में ये अमेरिका से ही चांदी अधिक मात्रा में और सोना लेकर गए थे। कौन, ये सब यूरोप वाले क्या करते थे, यहाँ से सोना और चांदी के अपना उपनिवेश स्थापित कर लिए। उपनिवेश स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिए। ठीक है, अब जितना भी सोना चांदी सब लूट कर कहाँ पर, अपने देश में। 80 वर्षों तक
इन्होंने इतना सोना चांदी लूटा कि 80 वर्षों तक इनका ये सब व्यापार, ये सोना चांदी वाला काम चलता रहा। ये सब आत्मनिर्भर बन गए 80 वर्षों तक, किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इतना ज्यादा सोना चांदी लूट कर यहाँ से लेकर गए थे। ध्यान रखिएगा, भारतों से ये सब लूट कर लेकर, अभी तो अमेरिका से लूट रहे हैं ना, भारतों से लूट कर लेकर गए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उपनिवेशवाद का विकास। उपनिवेशवाद का विकास क्या हुआ? होड़ लग गया तो व्यापार का। उपनिवेशवाद मतलब होता है एक देश दूसरे देश पर जब कब्जा कर लेता है तो उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ये इंग्लैंड वाले सबसे आगे थे हथियार बनाने में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। तो इंग्लैंड में नए नए मशीन बनने लगे थे, नए नए हथियार बनने लगे थे, सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने लगा था। ये लोग तो सिर्फ व्यापार के लिए जाते थे ना, स्पेन पुर्तगाल वाले, ये सब सैनिक लेकर जाता था। कौन? इंग्लैंड वाला। जहां पर जाएगा ये सब सैनिक लेकर जाएगा और बहुत बेहतरीन प्रशिक्षण हथियार ये सब लेकर जाता था, और जहां पर जाता था अपना उपनिवेश स्थापित कर देता था। इसीलिए इंग्लैंड वाले सबसे अधिक अंग्रेज अपना उपनिवेश स्थापित किए, जबकि पुर्तगाल और स्पेन फ्रांस वाले पीछे रह गए इसमें। क्यों? क्योंकि ये लोग शुरू से अपने सैनिक प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे, अपने सैनिकों को साथ में नहीं लेकर जा रहे थे, हथियार नहीं बना रहे थे। लेकिन इंग्लैंड वाले सैनिक प्रशिक्षण हथियार सब कुछ अपने एकदम रेडी रखते थे, जिसके कारण ये इंग्लैंड अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाए, भारत को भी बनाए, इंडोनेशिया अलग अलग, जैसे यहाँ चाइना तक घुस गए, समझ लीजिए चाइना में एंट्री मार दी ये सब। तो समझ लीजिए इसीलिए ये इंग्लैंड वालों का इतना वर्चस्व रहा। ये उपनिवेशवाद का विकास होने लगा। ये इंग्लैंड वाले यहाँ पर अमेरिका में आ गए। अमेरिका में आने के बाद ये भारत में पहुंचे। भारत में ये कब पहुंचे थे? 1600 ईस्वी में। भारत में कब पहुंचे थे? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, इधर नहीं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, इधर वाला मिटा देते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन लोगों को परमिशन मिल गया यहाँ के महारानी द्वारा। कहाँ के? इंग्लैंड के महारानी द्वारा इनको परमिशन मिल गया कि जाइए आप किधर व्यापार कीजिए, पूर्व की तरफ व्यापार कीजिए। इधर से पूर्वे ना होता है, इधर से पश्चिमी होता है। हम लोग कहते हैं कि ये सब पश्चिम में है, हम लोग का इधर ये सब पश्चिम है, और इन लोगों का इधर क्या है? पूरब है। हम लोग कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर आ गया, यानी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हम लोगों को पड़ रहा है, हम लोग अपने सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता मतलब इन लोगों का, और ये लोग हम लोगों को पूर्वी कहते हैं। तो इन लोगों को ये परमिशन मिल गया कि जाइए आप पूर्व में व्यापार कीजिए। ऐसे नहीं, ये सब राजा का परमिशन उस समय लेना पड़ता था कि हाँ हम इधर व्यापार करें कि ना करें। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनको परमिशन मिल गया। तो ये लोग आए वहां पर, देखिए तो 1600 ईस्वी को परमिशन इन लोगों को मिल गया। अगर एको दिन लेट होता तो कितना हो जाता? 1601 हो जाता ना। अगर एक दिन लेट होता तो 1600 कितना हो जाता? एक। लेकिन एक दिन लेट नहीं हुआ, एक दिन देरी नहीं हुई। 31 दिसंबर को इनको परमिशन मिल गया, इसीलिए कहा जाता है कि 31 दिसंबर को इन्होंने एंट्री किया। इससे पहले कौन से? पुर्तगाली एंट्री किए थे, फिर डच, फ्रांसीसी, ये सब डच 1602 में, फिर फ्रांसीसी, ये सब अलग अलग सब एंट्री करने लगे। कहाँ पर? भारत में। और उपनिवेश भारत को अपना, देखिए सब छोटे छोटे जगहों पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत में अंग्रेजी कब्जा किए थे, नहीं, छोटे छोटे जगहों पर सब कब्जा कर लिए थे इधर इधर। क्योंकि भारत उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी आगे पढ़ाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा, जिसके कारण किसी पर भी कब्जा करना आसान हो जाता था। अब देखिए एक बड़ा सा साम्राज्य पर आक्रमण कीजिएगा तो उसके बहुत सारे सैनिक रहेंगे, या हमला कर देंगे। छोटे छोटा है तो ये सब छोटे छोटे शक्तियों में बटा हुआ है, जिसके कारण क्या था, ये लोग कहीं से भी आक्रमण कर देते थे भारत पर और यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लेते थे। भारत को ही नहीं, इस सब देशों को भी उपनिवेश बनाते, किसको? अमेरिका को, बाकी सबको आगे बढ़ते। और उपनिवेश बनाकर यहाँ से सब चीज लूट कर लेकर जाते थे फ्री में एकदम। जो मसाला हुआ, ये सूती का वस्त्र हुआ, ये यहाँ पर चीन में भी पहुंचे थे। ये चीन में क्या करते थे? अफीम बेचते थे। चीन में क्या बेचते थे? ये सब अंग्रेज अफीम बेचते थे चीन में। और यहाँ से चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, चाय सब ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचते थे। समझ लीजिए ये सब अंग्रेज ऐसे थे। तो आगे हम लोग देखिए ये पार्ट 2 में हम लोगों को चीन के इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास। अब देखिए ये भौगोलिक खोजों से ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता के विकास कैसे हुए, ये सब अलग अलग देशों में पहुंचने लगे। अमेरिका पहुंचने लगे। अमेरिका में देखिए इस समय ईसाई धर्म के, आपको पता भी होगा, अमेरिका में ईसाई धर्म के लोग बहुत सारे रहते हैं। ये सब प्रभाव कब पड़ा? क्या शुरू से ही अमेरिका वाले ईसाई धर्म को मानते थे? नहीं, शुरू से ये लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते थे। क्या था, ये लोग पहुंच कर यहाँ पर और ईसाई धर्म के बारे में बताने लगे, देखिए ऐसे अच्छा है, ये है ऐसे, और जबरन भी ईसाई धर्म को ग्रहण करवाने लगे, लालच देकर। जैसे मतलब चारों तरफ से जैसे भी कोई ईसाई धर्म ग्रहण कर ले, बस ग्रहण करवा देना है, इनको लालच देना है, जो करना है जैसे करना है करके एकदम, और इन लोगों को क्या करना है? ईसाई धर्म ग्रहण करवा देना है।
और देखिए, और यहाँ पर ये भारत में भी पहुंचे थे, चीन में भी पहुंचे थे, सारे जगहों पर पहुंच कर और ईसाई धर्म ग्रहण करवा रहे थे और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव मतलब डाल रहे थे। पश्चिमी सभ्यता के जितने भी उनके पहनावा, रहन सहन, खान पान, भाषा, ये सब कुछ सिखा रहे थे पश्चिमी सभ्यता का। चलिए आगे, दास व्यापार। दास व्यापार सबसे अधिक बढ़ गया। देखिए अंतिम है दास व्यापार। ये क्या हुआ, नए नए देशों को खोज होने से अब नए देश के खोज है तो व्यापार भी बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो मजदूर भी बढ़ेंगे। जहां पर व्यापारी होंगे वहां पर मजदूर होंगे। इतना बात समझ लीजिएगा, जहां पर व्यापारी होंगे वहां पर मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। और जब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी तो ये सब मजदूर कहाँ से आएंगे? ये क्या स्पेन पुर्तगाल में मजदूर करेंगे काम? ये सब तो व्यापारी थे। तो क्या होने लगा, जबरन अमेरिका के मूल निवासियों को पकड़ने लगे, दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़ने लगे। पहले इन्हीं दोनों को पकड़े और इस समय ना आप देखेंगे अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया था, शक्तिशाली हो गया है। पहले इतना शक्तिशाली नहीं था। पहले कोई भी आकर कुछ भी करके चला जाता था। तो अमेरिका के मूल निवासियों को, यानी कि रेड इंडियन ही कहा जाता था ना, ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़ कर और यूरोप के बाजारों में बेचा जाने लगा। इसका सबसे प्रमुख केंद्र था लिस्बन। लिस्बन में सबसे ज्यादा दास व्यापार होता था। दास व्यापारी लोगों को पकड़कर और यहाँ पर ले जाकर लिस्बन में और क्या किया जाता था, बेचा जाता था उनको और लोग खरीदते भी थे जीवन भर के लिए और उनसे बहुत ही भारी भारी काम करवाते थे। भारी भारी काम करवाने, सामान ढोवाना या और भी फैक्ट्रियों में काम करवाना, मतलब मजदूरी वाला ही बहुत ही भारी भारी क्या करते थे, एकदम काम करवाया जाता था उनसे। दास व्यापारी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ये मत समझिएगा कि दास व्यापार पहले नहीं था, इसी समय सिर्फ दास व्यापार, भारत में भी प्राचीन समय में भी ये दास व्यापार था, लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में नहीं था। अब भारत की सिर्फ बात कर रहे हैं, इधर भी दास व्यापार था, सारे जगहों पर दास व्यापार था। दासों को खरीदा बेचा जाता था, मतलब दास बनाया जाता था, लेकिन एक ही देश में। और ये लोग क्या करने लगे, ये दास यहाँ से लोगों को खरीद कर और दूसरे देशों में ले जा क्या करने लगे, बेचने लगे। एक देश ही चेंज करवा देते थे। अब देखिए भारत से भी अंग्रेज दासों को पकड़ कर, लोगों को पकड़ कर यहाँ पर, ये मॉरिशस एक देश है, आपको पता है, वहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है। मॉरिशस में भोजपुरी बोला जाता था। बिहार के लोगों को पकड़ कर लेकर गए थे कहाँ पर, मॉरिशस में, वहाँ पर टापू पर काम करवाने के लिए, और वहीं पर लोग बस गए, जिसके कारण एक देश बन गया और वही मॉरिशस आज कहलाता है। और वहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि सब बिहार के लोग हैं, तो बिहार के लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं और यहाँ पर आकर भी भोजपुरी बोलते हैं। तो हमें लगता है कि ये सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसका कारण, परिणाम या प्रभाव भी समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।